अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज हम दर्जा 9th में गुलशन उर्दू की बुक में से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हिस्सा नस्र में उर्दू की किताब 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है हिस्सा नस्र और एक होता है हिस्सा नज़्म। नसरी पार्ट थ्योरिकल कहलाता है और नज़मी पार्ट पोइट्री वाला पार्ट कहलाता है। तो आज हम हिस्सा नस्र की पहली सिर्फ पढ़ेंगे, अफसाना। ठीक है, आज हम इसकी तारीफ़ भी समझेंगे। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और आपको एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएगी। अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ा या सुना जाता है। एक ही नशिस्त से मतलब एक ही बैठक में। इसको हम ज़रा सी देर में पढ़ सकते हैं। 10 मिनट के भी अफसाने होते हैं, 20 मिनट के भी अफसाने होते हैं, लेकिन होते बहुत ही मुख्तसर हैं, छोटे छोटे। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। किसको कहते हैं अफसाना? उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान होती हैं। अफसाने के किरदार यानी उसकी कैरेक्टर आम इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि हम लोग आम इंसान हैं, ऐसे ही आम इंसान की ज़िंदगी से उसकी कैरेक्टर ताल्लुक़ रखते हैं। अपने कौलो फ़ेल आम इंसानी ज़िंदगी के दिलों की तर्जुमानी करते हैं। अपने कौलो फ़ेल से यानी उसमें जो बातें कही जाती हैं, उसमें जो काम बताए जाते हैं, तो ऐसा लगता है आम इंसानी ज़िंदगी के लोगों की एक एक चीज़ को हम देख रहे हों और सुन रहे हों। अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। अफसाने का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? 20वीं सदी की इब्तिदा में, यानी शुरुआत में। जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई तभी अफसाने का आगाज़ हुआ। सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश और मजनू गोरखपुरी वग़ैरह ने दूसरी ज़बानों के तराजुम करके फ़न अफसाना निगारी को फ़रोग़ दिया। ठीक है, इसी ज़माने में प्रेमचंद ने अफसाना निगारी से उर्दू अफसाने को उर्दू की मकबूल सिर्फ बना दिया। प्रेमचंद कौन है? प्रेमचंद बहुत अच्छे उपन्यासकार और अफसाना निगार हैं। पहले तो जो उपन्यासकार के या अफसाना निगार के जो नाम दिए हैं, सज्जाद हैदर यलतरम, सुल्तान हैदर जोश और मजनू गोरखपुरी वग़ैरह, इन्होंने तो क्या किया, दूसरी ज़बानों के अफसाने उठाए और उनको ट्रांसलेट करके अफसाना निगारी में शामिल किया। लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू में ही अफसाना निगारी की बुनियाद डाली थी। उर्दू के अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, हयातुल्लाह अंसारी, ग़ुलाम अब्बास, सुदर्शन, ख्वाजा अहमद अब्बास, असमत चुग़ताई, राजन सिंह बेदी, कृष्णचंद, क़ुरतुल ऐन हैदर, सालेह आबिद हुसैन, जेलानी बानो वग़ैरह ने उर्दू अफसाना निगारी को नई जहतों से रूशनास कराया। क्या मतलब है इसका? कि ये जितने भी अफसाना निगार हैं, ये उर्दू के अफसाना निगार हैं। इन्होंने अफसाना निगारी को नई राहें बताई थी, नए नए टॉपिक इसमें शामिल किए, नए नए मौज़ूआत लेकर आए, नई नई कहानियों से अफसाना निगारी के फ़न को फ़रोग़ दिया, यानी बढ़ावा दिया। ठीक है, रामलाल भी एक अफसाना निगार हैं। आइए हम पढ़ते हैं इनकी सवाने हयात। इनकी विलादत हुई थी 1923 में, वफ़ात हुई 1996 में। ठीक, रामलाल मगरबी पंजाब के शहर मियांवाली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बेटा? पंजाब के शहर मियांवाली में। लाहौर में तालीम हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजिम हो गए। लाहौर में इन्होंने तालीम पढ़ी और रेलवे में नौकर हो गए। तक़सीम के बाद वो हिंदुस्तान आ गए, यानी जब बंटवारा हुआ तो वो हिंदुस्तान आ गए और यहाँ भी रेलवे में मुलाजिमत कर ली, यहाँ भी रेलवे में नौकरी करने लगे। रामलाल ने एक तवील तख्लीक़ी सफ़र तय किया, एक बहुत ही लंबा तख्लीक़ी सफ़र तय किया, यानी वो बहुत सारी चीज़ें लिखा करते थे। उनके अफसानों के तकरीबन 12 मजमूए शाये हुए। कितने मजमूए शाये हुए बेटा? 12 मजमूए। किस चीज़ के? अफसानों के। मजमुआ क्या होता है? एक पूरा बंच होता है जिसमें बहुत सारे अफसाने होंगे, है ना। तो वो पूरा एक मजमुआ है। वो कितने मजमूए शाये हुए उनके? 12। सोचिए कितने अफसाने लिखे होंगे। उन्होंने 3 नावल भी लिखे। नावल क्या होते हैं? बहुत ही तवील होते हैं। इनकी किश्तें आती हैं, जिल्दें आती हैं कि आज एक किश्त ख़त्म हो गई, फिर दूसरी किश्त आएगी, फिर तीसरी किश्त आएगी। नावल बहुत लंबे होते हैं, उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें कहानियाँ भी बहुत तवील होती हैं, लेकिन अफसाना उसका छोटा रूप है। अफसाना बहुत ही मुख्तसर होता है। उन्होंने 3 नावल भी लिखे और अब सफ़रनामे भी तहरीर किए। उनके सफ़रनामे ख्वाब सफ़र और ज़र्द पत्तों की बहार बहुत मशहूर है। रामलाल ने अमूमन अपने अहद की हकीकतों और सच्चाइयों को अपने अफसानों में पेश किया है और अपने आसपास के किरदारों की जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत की तर्जुमानी कामयाबी के साथ की है। अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को मुनासिब अल्फाज में पेश करने के फ़न पर उन्हें महारत हासिल है ना।
क्या बताया इसमें, वो अपने जब उनका ज़माना था तब वो अपने ज़माने की हकीकतों और सच्चाइयों को जो वो देखते थे उसको अपना अफ़सानों में ढाल देते थे, अफ़सानों में लिखते थे। अपने आसपास के किरदारों से वो जब मिलते थे तो उनकी क्या हालत है, क्या उनके ख़यालात हैं, क्या उनके जज्बात हैं, उन सबको अपने अफ़सानों में लिखते थे। और अपनी मुशाहिदात और तजुर्बात और जो भी उनको तजुर्बा मिलता जाता था, जो भी वो एक्सपीरियंस लेते जाते थे, उन सब को अपने अल्फाजों में परोकर अपने अफ़सानों में वो बहुत ही फ़न के साथ में पेश करते थे। रामलाल का उसलूब रवां दवां और ज़बान सादा और असरअंगेज़ है। रामलाल का उसलूब रवां क्या है, रवां दवां है, उसलूब और ज़बान बहुत ही सादा है। सबक नंबर 2, क्रिकेट मैच। ये अफसाना रामलाल का लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं इसकी कहानी। कुछ रोज़ पहले अरुण और इरफान के दरमियान एक झगड़ा हो गया था, बहुत ही सख्त किस्म का झगड़ा। बात दरअसल ये थी कि शीश महल क्रिकेट क्लब का जुबली हाई स्कूल के साथ एक मैच होना करार पाया था। किसका? क्रिकेट क्लब का जुबली हाई स्कूल के साथ। कौन से क्रिकेट क्लब का? शीश महल क्रिकेट क्लब का जुबली हाई स्कूल क्रिकेट क्लब के साथ मैच होना करार पाया था, यानी तय हो गया था। शीश महल क्रिकेट क्लब में यूँ तो एक से एक अच्छा खिलाड़ी मौजूद था, अच्छे 20 में भी थे, अच्छे बैट्समैन भी थे और बड़े ख़तरनाक किस्म के बॉलर भी। लेकिन सवाल टीम के कप्तान के चुनाव का था। अरुण और इरफान दोनों ही इस टीम के पुराने और तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। दोनों में से कोई भी कप्तान चुन लिया जाता तो उनकी टीम का जुबली हाई स्कूल के खिलाड़ियों में से मैच जीत जाना यकीनी था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इस मैच के लिए दोनों ही अपनी टीम के कप्तान बनना चाहते थे। अब एक टीम के 2 कप्तान तो हो नहीं सकते, एक कप्तान होता है और दूसरा वाइस कप्तान। लेकिन इन दोनों में भी कोई भी कप्तान से कम ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, है ना। ये बात तो सभी जानते हैं। मैच शुरू होने में अभी 6 रोज़ बाकी थे, लेकिन इन दोनों में इतनी सख्त तकरार हो गई, लड़ाई हो गई कि इस मैच का होना मुश्किल नज़र आने लगा। उनकी टीम में भी फूट पड़ गई। कुछ खिलाड़ी अरुण की तरफ हो गए और कुछ इरफान की तरफ। वो सब एक दूसरे को बुरा भला कहते, जगह जगह एक दूसरे की शिकायतें करते और मौका मिलता तो एक दूसरे को चिढ़ाने और घूंसे आजमाने से भी ना चूकते। गर्ज एक अजीब तनातनी का आलम था। उनके मुकाबले में जुबली स्कूल के खिलाड़ी रोज़ शाम के वक्त खेल के मैदान में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। इस तरह लगातार प्रैक्टिस करने से एक तो उनके हौसले खूब बढ़ रहे थे, दूसरे वो इस बात के लिए भी खुश थे कि शीश महल टीम में अगर इसी तरह फूट पड़ी रही और इस साल मैच नहीं हुआ तो पिछले साल की जीती हुई ट्रॉफ़ी इस साल भी उनके पास ही रह जाएगी। इस ट्रॉफ़ी के लिए दोनों टीमों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हुआ करता था, जिसे देखने के लिए स्कूलों के लड़के जमा हो जाया करते थे। उनका मुकाबला इतना मशहूर हो जाता था कि शहर के छपने वाले सभी रोज़ाना अखबारों में मैच की खबरें और बेहतरीन खिलाड़ियों की तस्वीरें छपा करती थीं। अरुण और इरफान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कई लड़कों ने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और झगड़ा पहले से भी ज़्यादा नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो एक दूसरे को पीट देने की ताक में फिरने लगे। पीट देने की ताक में फिरने लगे से मतलब एक दूसरे को मारने की ताक में। ये बहुत ही बुरी बात थी। वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो कभी बहुत गहरे दोस्त रह चुके थे, अब महज कप्तान बनने की खातिर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। मैच शुरू होने से 3 रोज़ पहले अचानक पूरे मुल्क में एक हलचल सी मच गई। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने हमारे मुल्क की सरहदों पर अचानक हमला कर दिया था। मुल्क के कोने कोने से चीन की फ़ौजों को भगाने के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगीं। दिन रात फ़ौजों और जंग के ज़रूरी सामान को सरहदों पर ले जाने के लिए सरगर्मी शुरू हो गई। हमारा मुल्क बहादुरी में किसी से पीछे नहीं था, लेकिन चूंकि उसके ख्वाब व ख़याल में भी ये बात नहीं आई थी कि एक पड़ोसी और दोस्त मुल्क अचानक हमला कर देगा, इसीलिए मुकाबला करने के लिए बहुत से फ़ौजी सामान की ज़रूरत थी। देश के कोने कोने में धन इकट्ठा किया जाने लगा। बच्चे, बूढ़े और औरतें अपनी अपनी जमा की हुई पूंजी सरकार के हवाले करने लगे। हर शहर के सेहतमंद नौजवान फ़ौज में भर्ती होने के लिए बेकरार हो उठे। छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे थे, वो गली गली में घूम घूम कर लोगों से पैसे जमा करके अपने शहर के आला अफसरों के हवाले करने लगे। गर्ज पूरा मुल्क एकजुट हो गया।
जिस शहर में अरुण और इरफान रहते थे वहाँ के भी लड़के किसी से पीछे नहीं रहे थे। एक दिन फौजी अस्पताल के बरामदे में वो दोनों बहुत सारे लोगों की एक लंबी कतार में आगे पीछे बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों के चेहरे एक अजीब सी खुशी से चमक रहे थे। वो दोनों जंग में ज़ख्मी हो जाने वाले फ़ौजी जवानों के लिए अपना अपना खून देने के लिए गए थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। वो अभी तक एक दूसरे से खफा थे, लेकिन इस बात के लिए दोनों पुरजोश थे कि वो एक दूसरे से ज़्यादा अपना खून दान देंगे। बारी आने पर जब दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने उनका खून लेने से इनकार कर दिया और कहा, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और छोटे बच्चों का हम खून नहीं लेते। ये सुनकर दोनों उदास हो गए। इरफान ने कहा, तो मुझे फ़ौज में भर्ती कर लीजिए। अरुण कब पीछे रहने वाला था, बोल उठा, डॉक्टर साहब मुझे भी फ़ौज में ले लीजिए। डॉक्टर उन दोनों की जोश भरी बातें सुनकर हंस पड़ा और उन्हें समझाया, तुम लोग फ़ौज में भर्ती किए जाने के लिए अभी बहुत छोटे हो, तो फिर हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? दोनों ने एक आवाज़ होकर पूछा। डॉक्टर सोच में पड़ गया, फिर धीरे से पूछा, तुम लोगों को किस चीज़ का शौक़ है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, क्रिकेट खेलने का। ये सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर चमक आ गई। वो खुश होकर बोल उठा, ये तो बहुत ही अच्छा है। तुम लोग एक टीम बनाकर किसी दूसरी टीम के साथ मुकाबला करो। मुकाबला देखने के लिए आने वालों पर टिकट बेचो। उनसे जितनी आमदनी हो वो सब कौमी बचाओ फंड में दे दो। समझो, ये काम तुम्हारा मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अब जाओ। ये सुनकर दोनों वहाँ से चले आए, गहरी सोच में डूबे हुए और दिल ही दिल में इस बात के लिए अफसोस करते हुए भी कि इन दोनों की फूट की वजह से उनकी इतनी अच्छी टीम टूट गई। चलते चलते अचानक अरुण ने इरफान का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा वाइस कप्तान बनने के लिए तैयार हूँ, मैच की तैयारी शुरू कराओ। ये सुनकर इरफान का गला भर आया, सर झुकाकर बोला, नहीं अरुण, कप्तान मैं नहीं बनूंगा, तुम बनोगे, ये मेरा फैसला है। दोनों देर तक इसी बात पर झगड़ते रहे। जब कोई फैसला ना हो सका तो दोनों ने टॉस कर लिया। जिस वक्त टॉस हो रहा था उसी वक्त वहाँ उनके दूसरे साथी भी आ निकले। वो उनका इरादा मालूम करके हैरान भी हुए और खुश भी। और जब उनमें से एक खुशी खुशी कप्तान बन गया और दूसरा वाइस कप्तान, तो सारी टीम में एक नया जोश पैदा हो गया। उन्होंने दो दो रोज़ तक खूब प्रैक्टिस की। हर एक स्कूल में जाकर टिकट बेचे और कौमी बचाओ फंड के लिए 1990 रुपये जमा कर लिए। अपने मुल्क के लिए कुछ करके वो बहुत खुश थे। जानते हो मैच किसने जीता? शीश महल क्रिकेट टीम से जुबली स्कूल की टीम 1 इनिंग्स और 20 रन से हार गई। समझ में आया बच्चों चैप्टर क्रिकेट मैच? इसी तरह हमें भी एक होकर रहना चाहिए, आपस में झगड़ा करना बुरी बात है। ये लफ्ज़ माने आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको वाया नोट्स सेंड कर दूंगी, ठीक है बच्चों? याद रखिए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएं। ठीक, इसमें एक जो तारीफ़ है मैं आपको बता देती हूँ। मुतरादिफ अल्फाज एक साथ इबारत या गुफ्तगू में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो वाव से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आब व ताब, ख़त्तो किताबत, है ना? ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ को हम मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। आ गया समझ में? ये डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में आएगी, इसलिए आप इसको पढ़ लेना। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।